आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे टेबल में डिवाइड करते हैं, मतलब उसका टेबुलेशन कैसे करते हैं, उसका सारणीयन कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने देखा था। और आज की क्लास उसी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वैसे तो मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, डिस्कस भी करेंगे, बट स्टार्टिंग में ही बता देना ज़्यादा सही है कि जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो वेरी शॉर्ट के बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिक आएगा, या तो बोल दिया जाएगा कि आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाएं, या आप मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एसडी निकालें, इस तरीके के। या फिर उसी में और करके लिखा रहेगा एक और पूछा जाएगा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया गया कि बारंबारता वितरण का महत्व बताएं, या बारंबारता वितरण की क्या आवश्यकता है इसके बारे में बताएं, और इसके साथ में या करके या और करके पूछ लिया कि अथवा दिए गए आंकड़ों को क्या करें, उनका माध्य निकालें। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपना थ्योरी पोर्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, जिससे कि अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में न्यूमेरिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो थ्योरी आपका इतना स्ट्रांग है कि न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे दोनों। या फिर आप अपना न्यूमेरिक स्ट्रांग कर लें, क्योंकि न्यूमेरिक स्ट्रांग करने पे क्या रहेगा कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे अगर वहाँ पर पूछा गया कि आप इसका माध्य निकालें, जैसे यहाँ पर देखें, अब आंकड़े दिए गए, ऐसे ही आंकड़े दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इसका माध्य बताएं, तो अगर आप इसका माध्य निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 के 6 पूरे मिल जाएंगे। थ्योरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि कभी आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं, उसमें 1 या 2 नंबर कट ही जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों चीज़ों को स्ट्रांग कर लें, थ्योरेटिकल भी स्ट्रांग रहे आपका, न्यूमेरिक भी स्ट्रांग रहे, जिससे कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप उसका थ्योरी नहीं जानते हैं, न्यूमेरिक जानते हैं, तो आप वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। बट फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है मैथ से, तो वो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग करके रखें, तभी उनको अच्छे नंबर मिल पाएंगे और वो आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कल हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हम टेबल के फॉर्म में लिखें। आज उसकी विशेषताओं को देखते हैं कि बारंबारता वितरण की क्या विशेषता है, या उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहां पर देखें तो जो पहला इसका महत्व बताया गया है, इसका पहला महत्व क्या बताया गया है कि बारंबारता वितरण की पहली उपयोगिता या आवश्यकता यह है कि इससे प्राप्तांक संगठित बन जाते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो प्राप्तांक हैं वो संगठित हो जाते हैं। जब तक प्राप्तांक अपने मूल रूप में होते हैं तब तक में असंगठित रहते हैं, लेकिन जब उनका बारंबारता वितरण सारणी में
उनको सजा दिया जाता है, मतलब उनको टेबल फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो वे बहुत ज़्यादा संगठित लगते हैं। मतलब उनको कह सकते हैं कि आसानी से आप उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अब ये क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये एक ऐसा आंकड़ा है, ये प्राप्तांक कैसा प्राप्तांक है, असंगठित प्राप्तांक है। इसमें कोई संगठन नहीं है, जैसे कुछ चीज़ें कई बार रिपीट हो रखी हैं, उसका कुछ पता ही नहीं है, ना कोई सीरियल वाइज लगा हुआ है। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को आपने क्या किया, कल जैसे आपने देखा कि हम कैसे क्लास इंटरवल बनाते हैं, कैसे बारंबारता निकालते हैं उसकी, तो आपने क्या किया, इस चीज़ को आपने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिख दिया। अब ये पूरा संगठित तरीके से आपने लिख दिया। अब आपको पता है कि 30 से लेकर 34 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं, 35 से लेकर 39 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं, 50 से लेकर 54 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, एक संगठित तरीका, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में हो गई। जैसे समझें कि आपके कमरे में सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, तो क्या है, वो एक असंगठित रूप है। लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को आप क्या करते हैं कि आप अपने कमरे में जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए उसको उसी जगह पर रख देते हैं, पूरी तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, तब फिर वही कमरा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये आपका असंगठित प्राप्तांक है, और यहाँ पर बारंबारता वितरण के द्वारा उसका क्या किया गया है, उसको संगठित वे में लिख दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये इसकी पहली विशेषता है, क्या कि प्राप्तांक क्या होते हैं, असंगठित होते हैं, लेकिन बारंबारता वितरण तालिका के द्वारा हम उन्हें संगठित रूप से लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें या दूसरी उपयोगिता की बात करें तो इसमें जो बताया जा रहा है कि इससे प्राप्तांक अधिक अर्थपूर्ण तथा सार्थक बन जाते हैं। सेम चीज मिलती जुलती है, जैसे संगठित होंगे। अब जब ऊपर क्या बताया गया कि ऊपर प्राप्तांक संगठित हो जाते हैं, तो जब संगठित होंगे तभी तो अर्थपूर्ण और सार्थक लगेंगे। जब संगठित ही नहीं होंगे तो अर्थपूर्ण और सार्थक कहाँ से लगेंगे। अब अर्थपूर्ण और सार्थक क्यों बताया जा रहा है, यहाँ पर बोला गया ना कि बारंबारता वितरण के द्वारा प्राप्तांक अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बन जाते हैं, लेकिन जब तक वह अपने मूल रूप में होते हैं। मूल रूप का मतलब है इस तरीके से, जब तक वो इस तरीके से होते हैं तब तक वो सार्थक और अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। लेकिन जब उनको बारंबारता वितरण तालिका में सजा दिया जाता है तब वो क्या हो जाते हैं, अर्थपूर्ण हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर फिर वही चीज कि इनका अर्थ निकल के आ रहा है कि 55 से 59 के बीच में ये 10 अंक आ रहे हैं, मतलब इसकी बारंबारता 10 है। तो इस तरीके से देखें तो पहली विशेषता क्या थी कि बारंबारता वितरण के द्वारा जो प्राप्तांक होते हैं उनको संगठित बनाया जाता है, क्योंकि उससे पहले वो संगठित नहीं होते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि बारंबारता वितरण के द्वारा प्राप्तांक को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाया जाता है, मतलब उससे पहले तक वो उतने ज्यादा अर्थपूर्ण या सार्थक नहीं होते हैं। लेकिन जब बारंबारता वितरण तालिका में हम उनको सजा देते हैं, उनको वेल ऑर्गेनाइज वे में लिख देते हैं, तब वो अधिक सार्थक और अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। जैसे फिर वही एग्जांपल लें तो कमरे में जब बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्यों कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी चीज का क्या यूज है। लेकिन जब आप उसको सब सही से व्यवस्थित कर देते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और सार्थक लगता है कि हाँ अब ठीक है। तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता भी पहले दो विशेषताओं से ही मिलती जुलती है। क्या बताया जा रहा है कि बारंबारता वितरण की तीसरी उपयोगिता, विशेषता उपयोगिता, अगर मान लीजिए विशेषता भी पूछा जाता है तो भी वहां पर ये कोई आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरी उपयोगिता क्या है कि इससे मूल आंकड़ों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जब तक आंकड़े अपने मूल रूप का क्या बात है, मूल रूप से समझ रहे हैं ना, मतलब मूल रूप का मतलब है कि जैसे वो पहले दिए हुए थे सेम वैसे ही, ये है उनका
मूल रूप। लेकिन जब आप उन्हें संगठित कर देते हैं, इसके साथ साथ अर्थपूर्ण और सार्थक बन जाते हैं। वो जब वो संगठित होते हैं तो क्या होता है, वो अर्थपूर्ण और सार्थक बन जाते हैं। और अर्थपूर्ण और सार्थक बनने के बाद उनका स्वरूप क्या है वो स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर तीसरे में क्या बात किया गया है कि स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अब आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए केवल एक एक लाइन में चीजों को याद रखें, लेकिन यहाँ पर इसलिए ये इतने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, वहां पर वर्ड्स भी पूछे जाते हैं कि आपको आंसर 200 वर्ड में ही देने हैं। तो 200 वर्ड कैसे कंप्लीट होंगे, उसके लिए ये सारी चीजें, इतना क्या कह सकते हैं इसको, फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क सजाना जरूरी होता है। वरना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मेन देखा जाए कॉन्सेप्ट, तो पहली उपयोगिता है कि इससे प्राप्तांक संगठित बन जाते हैं। दूसरी उपयोगिता, इससे प्राप्तांक अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बन जाते हैं। तीसरी उपयोगिता, इससे प्राप्तांक का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ चौथी उपयोगिता को देखा जाए तो चौथी उपयोगिता थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब बाकी जो 3 विशेषताएं हैं, उपयोगिताएं हैं, उनसे चौथी उपयोगिता थोड़ा सा डिफर करती है। जैसे इसको देखते हैं, बताया जा रहा है कि जो चौथा महत्व है वो ये है कि इससे किसी वर्ग या समूह के सदस्यों के तुलनात्मक अध्ययन में मदद मिलती है। तुलनात्मक अध्ययन में कैसे मदद मिलती है, तो जैसे मान लीजिए कि जो प्राप्तांक हैं उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के आधार पर व्यवस्थित कर दिया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्राप्तांक दिए गए हैं, ये आपके प्राप्तांक हैं। अब प्राप्तांक यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि जो 50% से नीचे आते हैं नंबर जिनके, उन्हें हम किस में रखते हैं, 45, आई थिंक 45 या 50 के अगर नीचे है तो हम उसको थर्ड डिवीजन में रखते हैं। तो मान लीजिए कि जितने भी आपने यहाँ पर लिख लिया कि 33% पासिंग होता है, तो 33% से लेकर आपने एक और क्या बना दिया, आप एक और क्लास इंटरवल बना रहे हैं, कितना, 33 से लेकर कितने तक का, 33 से लेकर आपने बना दिया 49 तक, क्योंकि 49 तक को हम किस में रखते हैं, थर्ड डिवीजन में रखते हैं। 50 आने पर तो वो हाफ हो जाता है, सेकेंड डिवीजन हो जाता है। तो 33 से 49 आपने रख लिया। फिर उसके बाद ऊपर देखा जाए, उसके ऊपर क्या हो गया, 50 से लेकर कहां तक, 59 तक, 50 से 59 तक ये आते हैं आपके सेकेंड डिवीजन में। देन 60 से ऊपर, साठ से और कहां तक, 60 से ऊपर वालों को 60 और उसके ऊपर, 60 और उसके ऊपर को हम मानते हैं फर्स्ट डिवीजन। अब इसमें क्या किया गया, अब इसमें हम देख रहे हैं कि 33 से 49 के बीच में कितने लोगों के नंबर हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके थर्ड डिवीजन में। मान लीजिए 33 से 49 के बीच में 15 स्टूडेंट हैं। फिर उसके बाद 50 से लेकर 59 के बीच में आपके 45 स्टूडेंट हैं। 60 से और उसके ऊपर, 60 या उससे ऊपर में आपके 30 स्टूडेंट हैं। तो अब आप इसमें कंपेरिजन आसानी से कर सकते हैं ना। जैसे जो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर मैंने 100 छात्र नहीं लिए हैं, मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 छात्र हैं, 100 छात्रों के प्राप्तांक हैं, और उन प्राप्तांकों के आधार पर क्या किया गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को व्यवस्थित किया गया। अब कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, इसी प्रकार हमने उनको व्यवस्थित कर लिया। हमने क्या किया, जो 33% से लेकर 49% तक जो नंबर पाए हुए हैं
उनको एक जगह लिख लिया, 50% से लेकर 59% जो नंबर पाए हैं उनको एक जगह लिख लिया, फिर 60% या उससे ऊपर जो नंबर पाए हैं उनको एक जगह लिख लिया। तो यहाँ पर वारंवारता वितरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों ग्रुप की तुलना कर सकते हैं। अब इन तीनों ग्रुप की आसानी से आप तुलना कर सकते हैं ना इन तीनों ग्रुप का। तो ये इसका चौथा महत्व हो गया। बारंबारता वितरण का चौथा महत्व क्या हो गया कि आप इसके द्वारा प्राप्तांकों को वर्गीकृत करके उनका आपस में तुलना भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया चारों महत्व। इनको आप याद कर लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे, और मे भी चांस है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए लघु उत्तरीय में, शॉर्ट आंसर में हो सकता है ये पूछा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। अगर आपके पास बुक्स हैं तो पहले से थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए।